अब मेरे मध्य मुकाबिल आपने जिसको टिकट दिया, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता साहब कि वो कभी कोई आंदोलन में नहीं रहे। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो कभी बैरूनी रियासतों में नहीं आई। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कभी कोई धरना आंदोलन उनके ऊपर कोई केस नहीं रहा। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मजलिस के तंजीमी ढांचे को मजबूत करने के अंदर उनका कोई भी रोल नहीं। बताओ फिर आपके मेरिट का पैमाना क्या है? सिर्फ और सिर्फ आप जो तो अकेले तानाशाह की तरह आप काम कर रहे हैं, किसी का सुनने को तैयार। देखिए, मैंने मेरी जिंदगी में इतना घमंड, माफ करना, और इतना तकब्बुर मैंने कभी किसी शख्सियत में नहीं देखा जो इनका छलक के उभर के इस कारपोरेशन इलेक्शन में आया। इतना तकब्बुर किस बात का भाई? और ऐसे ऐसे उम्मीदवारों को उतार दिया जिनका मजलिस से कभी कोई लेना देना भी नहीं था, और मजलिस के अंदर जो ताकत और पावरफुल जो 25 कारपोरेटर चुन के दिए थे, आपने तमाम तजुर्बेकार कारपोरेटर को घर को बिठा दिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं रहीम पठान, आप सभी का स्वागत करता हूं गली से लेकर दिल्ली तक में। जिस तरह से हमने आरिफ हुसैनी जी का 2 दिन पहले इंटरव्यू डाला था, उसके अंदर उन्होंने बहुत बताया था कि जिस तरह से एमआईएम है या फिर जो उनके पार्टी वाले लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छी बातें बताई थी, पॉजिटिव बातें बताई थी। हमने पैराशूट का भी खास करके जिक्र किया था कि किस तरह से पैराशूट जो है उतर रहा है और लोग आ रहे हैं। तो उन्होंने बताया था कि किस तरह से पैराशूट में से लोग आ रहे हैं, लेकिन वो तो मुझे पता नहीं। लेकिन इसके बाद में, हमारे न्यूज आने के बाद में उनको पता चल गया कौन कौन से पैराशूट से कौन कौन आया है। सर, हमारे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे ऐसे कई सवाल हैं, हमारे बोले तो नागरिकों के ही सवाल हैं, जिस तरह से हम आपको पूछेंगे आप उसका जवाब दीजिए। सर, अभी एमआईएम कई सालों से मुसलमानों के लिए काम कर रही है ना, और उनके दिलों में भी राज कर रही है। लेकिन वैसा देखा जाए तो ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो कि मुसलमानों के लिए काम। लेकिन पिछले सालों से जो है आपके आमदार खासदार जो भी कर रहे हैं, उन्होंने अभी तक सर मुसलमानों के लिए क्या किया? आमदार और खासदार ने, देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो हमारे रुकन पार्लियामेंट मुंतखब हुए थे, तो उनकी वजह से आज जो 4 लाख लोगों ने हमको वोट चुन के दिया था, उसके एवज में जालना रोड के ऊपर एक 200 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है। उसी के साथ साथ ये जो अभी घरकुल आवास योजना का प्रोग्राम चल रहा है, ये हमारे मजलिस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की देन है, वरना ये स्कीम कोलैप्स हो चुकी थी। इसको वापस लाया गया। उसी तरह कुछ रास्तों के लिए जो है तो कुछ तजवीज़ डाली गई थी, कुछ रेलवेज के लिए, कुछ एविएशन मिनिस्ट्री के अंदर, तो इन क्षेत्रों के अंदर काम हुआ है। तो ये तो इम्तियाज सामने जब खासदार थे, मैं मजलिस की एमपी की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो एमपी तो इम्तियाज साहब थे ना, फिर आप इम्तियाज साहब का विरोध कर रहे हैं। नहीं, इम्तियाज जलील साहब का विरोध हम इसलिए कर रहे हैं कि इम्तियाज जलील साहब की ये जो कारपोरेशन के इलेक्शन के अंदर उनके हाथ में अगर सदर मोहतरम हमारे कायद मोहतरम जनाब असद अफीसी साहब ने जो इख्तियार दिए थे, उसका बेजा और नाजायज इस्तेमाल हुआ है। और वफादार लोगों को, जिम्मेदार लोगों को, जिन्होंने इस पार्टी को क़ुव्वत और ताकत बख्शी, जिसकी बदौलत आपने अभी असेंबली का इलेक्शन लड़े, ऐसे लोगों के साथ सरासर नाइंसाफी की। और दूसरी बात ये कि सर, क्या एमआईएम जो है मुसलमानों को एमआईएम से क्या खतरा है? जिस तरह से अभी जो रिजल्ट मतलब आए हैं आपके, जो कैंडिडेट डिक्लेयर हुए, जिस तरह से पैराशूट से लोग उतरे हैं, तो ये आप जो थे पुराने और वो जो नए आए वाले, ये दोनों भी मुसलमान हैं। तो क्या ये एमआईएम पार्टी जो है मुसलमानों को मुसलमान से लड़ा रही? नहीं, देखिए, ये तो हो रहा है कुछ वार्डों के अंदर, लेकिन हमारी नाराजगी तो यही है कि जहां हमको जो प्रभाग हम जीत सकते थे, वहां आपने तकरीबन कमजोर उम्मीदवार उतार दिए। जो कमजोर उम्मीदवार उतार दिए, तमाम के तमाम ना तजुर्बेकार। सबसे पहले वो अपने वार्ड से, सिंगल वार्ड से चुन के नहीं आ सकते थे, प्रभाग में कूदे मारने लगा दिया आपने। और इस तरीके से जो नतीजे आएंगे, तो मेरे को नहीं लगता कि उतने बेहतर नतीजे आएंगे जितनी हम तवक्को कर रहे थे। क्यों? तो उम्मीदवारों का जो सिलेक्शन हुआ है, ये टोटल, मैं बोल रहा हूँ, कमजोर उम्मीदवार जिनके अंदर सियासी सूझबूझ। तो इसका मतलब ये है कि आप जिस तरह से बता रहे हैं, तो क्या एमआईएम को और आपके इधर के जो लीडर हैं इम्तियाज जलील साहब को क्या राजनीति नहीं जम रही? नहीं, देखिए, पता नहीं वो उनके नजरिया क्या था,
उनका तजिया क्या था और वो कौन सा पैमाना था जो उन्होंने उम्मीदवारों का सिलेक्शन किए, और ऐसे ऐसे उम्मीदवारों को उतार दिया जिनका मजलिस से कभी कोई लेना देना भी नहीं था। और मजलिस के अंदर जो ताकतवर पावरफुल जो 25 कारपोरेटर चुन के दिए थे, आपने तमाम तजुर्बेकार कारपोरेटर को घर को बिठा दिया और तमाम नए लोगों को बता रहे कि बहुत रसाकशी थी और बहुत यूं थी और बहुत क्यों थी। सब बकवास बातें, तमाम के तमाम उम्मीदवार इन्होंने जो कमजोर उतार दिए मैदान। तो मुझे बताइए सर, अभी जो इम्तियाज जलील का जो विरोध हो रहा है, तो इम्तियाज जलील के वजह से जब वो खासदार थे, आमदार थे, तो मुसलमानों को और औरंगाबाद के आवाम को जो है ना क्या फायदा पहुंचा सर? बताओ ना, आपको जो 2-3 स्कीमों की जो मैंने बात किया, ये तो इमाम पार्टी ने लाया। तो इमाम पार्टी ने किया था, इमाम पार्टी ने चुन के दी थी, इमाम पार्टी की ही वजह से बदौलत हुआ है सब। तो जो इम्तियाज जलील साहब की वजह से और क्या क्या काम हुए सर? अभी ये इन्होंने खासदार की भी लड़े, चुन के आए, आमदार के भी लड़े, चुन के आए। उसके ये जो 2-3 चीज आपने बताए, बस इतना ही करेंगे उन्होंने? देखने में तो इतनी चीजें जो हमको बता सकते हैं हम। आप आंदोलन कर रहे, कुछ रिजर्वेशन के लिए हम यहाँ से बम्बई तक गए, फिर हम यहाँ से एक बार और एक भारत को गिरफ्तार करने के जो आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ, ये काम किए हमने। एमआईएम ने नौजवानों को कितना रोजी के लिए जो तो रोजगार दिया? नहीं, एमआईएम पार्टी इसके लिए जद्दोजहद कर सकती थी, आवाज उठा सकती थी, और वो हमने आवाज उठाई कि तो हमारे अख्तियार में नहीं रोजगार देना। हम आंदोलन कर सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं, हम जो है तो अब समझो आपके माध्यम से हो या टीवी डिबेट्स पे हो या हमारे जलसों में हो, तो हम तो वो बात को उठाएंगे। औरंगाबाद शहर में जो है तो एमआईएम दो गुटों में बट गई, इसके ऊपर क्या करें? उसके जिम्मेदार सरासर जो है तो हमारे इम्तियाज जलील साहब है कि जब नासिर सिद्दीकी साहब ने 80,000 वोट लिए, 80,000 वोट लेने के बाद में आप उनको इतने प्रोसेस में कहीं भी नजदीक नहीं रखते, सिर्फ और सिर्फ आप जो तो अकेले तानाशाह की तरह आप काम कर रहे हैं, किसी का सुनने को तैयार। देखिए, मैंने मेरी जिंदगी में इतना घमंड, माफ करना, और इतना तकब्बुर मैंने कभी किसी शख्सियत में नहीं देखा जो इनका छलक के उभर के इस कारपोरेशन के इलेक्शन में आया। इतना तकब्बुर किस बात का भाई? तो आप चेंज क्यों नहीं कर देते फिर? आप पद लीजिए। हमारी तो हमारे कायदे मोहतरम से यही तो गुजारिश है कि हम आपके साथ में बिल्कुल जुड़ के रहना चाहते हैं। हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है, लेकिन हमारी डिमांड ये है कि इनको बदला जाए, इनको खते बदला जाए। इनको सुनिए ना, इनको जो है तो तंजीमी ढांचा चलाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं। और जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर आप देख रहे होंगे, बम्बई में क्या हुआ, कोल्हापुर में क्या हुआ, जहां जहां भी आप जा रहे हैं, सब तरफ एक ही शख्स की शख्सियत के बारे में क्यों सब लोग नाराज हो रहे हैं? इसका साफ मतलब है कि ये सियासी निजाम, ये तंजीमी ढांचा आपसे समझ ले रहा है। तो उसके अंदर मोइन साहब भी हैं, वो भी बहुत पुराने हैं, उसके अंदर आप लोग हैं। देखिए, आप भी तो बात कैसी है, काबिल लोग और भी मिल जाएंगे। हमारा बोलना ये है कि जिसको वाकई में तंजीमी ढांचे में काम करने का तरीका तजुर्बा है, और जो वाकई में तमाम, देखो अध्यक्ष सदर जो होता है, कैसी पर्सनैलिटी और कैसी शख्सियत होना चाहिए। लोगों ने चाहना, लोगों की उमंग रहना आपसे मिलने की, लोगों की चाह रहना, तड़प रहना आपसे मिलने की, और वो इनकी सरी और खाकसरी सदर के। लेकिन अभी तो जब शक्ति प्रदर्शन हुआ तो बहुत सारी भीड़ थी, बहुत सारे चाहत दिखे वहां पर वीडियो के अंदर। देखिए, सब शक्ति प्रदर्शन जो है ना, ये मेरी शख्सियत का है ना, उनकी शख्सियत का है। ये जमात की दीवानगी है, ये असद अवैसी साहब की दीवानगी है। मैं अगर ये समझ रहा हूँ कि मेरे लिए, और अगर वो समझ रहे उनके लिए, तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि सोच से बाहर निकलना पड़ेगा, इस सोच से बाहर निकलना पड़ेगा, हकीकत का सामना करो। अच्छा, मुझे एक बात बताइए सर कि जिस तरह से उनके समय में, उनके टाइम में औरंगाबाद का नाम चेंज हुआ, औरंगाबाद का नाम चेंज होके आवाम को जो, औरंगाबाद को जो है ना, लोगों को, मुसलमानों को छत्रपति संभाजी नगर दे दिया गया, ये बात सही है? नहीं, देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि तारीख जब भी दोहराई जाएंगी, तो जिस वक्त नाम का जो है तो तब्दीली किया गया, तो उस वक्त तो ये बात बराबर है कि जब इस शहर का आमदार कौन था, इस शहर का खासदार कौन था, रुकन असेंबली कौन था, रुकन पार्लियामेंट कौन था, ना आप इससे इनकार कर सकते, ना मैं इनकार कर सकता, ना तारीख इनकार कर सकती। मार्केट में या आवाम में ये बातचीत चल रही है सर कि मेरिट के आधार पे ये जो टिकट दिए गए अभी उम्मीदवारों को, तो ये कहाँ तक सही मानते हैं आप? देखिए, सब मेरिट के मायने समझते हैं क्या? आप अगर मेरिट के बुनियाद के ऊपर अगर आप उम्मीदवारों का तयन कर रहे हैं और उम्मीदवारों का इंतखाब कर रहे हैं, किस चीज को देखा जाएगा?
एजुकेशन को देखा जाएगा, तजुर्बे को देखा जाएगा, और तंजीमी ढांचे के लिए किसको मजबूत करने के लिए किसने क्या किया ये देखा जाएगा। अब मैं इनफरादी तौर पर मेरी बात कर रहा हूँ। मैं 11 साल से मुसलसल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सिपाही जिम्मेदारी से काम कर रहा हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं दीगर रियासतों में जाके मजलिस को मजबूत करने का काम अपने जाती सरफे से किया हूँ, जिसमें बिहार है, जिसमें बंगाल है, जिसमें मध्य प्रदेश है, जिसमें दिल्ली है, जिसमें तेलंगाना है। नंबर एक बात। दूसरी चीज, हमने जितने धरने आंदोलन किए उसके अंदर में हमेशा फ्रंट फुट पे रहा और डेमोक्रेटिक तरीके से लोकशाही मार्ग से, यानी कि हमने जितने भी आंदोलन और धरने किए हैं उनके मुकदमे मेरे पर कम से कम 15 से 16 दाखिल हुए। इतने दाखिल हुए, ये मेरिट की बात कर रहा हूं मैं। अब उसके बाद तंजीमी ढांचे को मजबूत करने के लिए जो जो जतन और जो जो उपाय होते हैं मैंने हमेशा उसको कोशिश की है कि उसको मजबूती पेश करता हूं, और कभी भी मैंने जाती तौर पर ओहदे की कोई चाह या ओहदे की कोई तलब नहीं की। और जनाब, हमने 10 साल का वक्फा जिंदगी का हमने ईमानदारी से तरक्की के काम करके जो मुकाम हासिल किया था, ये हमारा मेरिट है। अब मेरे मध्य मुकाबिल आपने जिसको टिकट दिया, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता साहब कि वो कभी कोई आंदोलन में नहीं रहे। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो कभी बैरून रियासतों में नहीं आए। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कभी कोई धरना आंदोलन उनके ऊपर कोई केस नहीं रहा। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मजलिस के तंजीमी ढांचे को मजबूत करने के अंदर उनका कोई भी रोल नहीं। बताओ फिर आपके मेरिट का पैमाना क्या है? क्या है आपके मेरिट का पैमाना? मैं कह दूंगा तो फिर आप बुरा मान जाएंगे। सरासर ये बात रही है कि आपने चापलूसों के नरगे में फंस के, आपने चापलूसों के नरगे में फंस के, और नहीं मालूम वो कौन कौन सी वजूहत थी जिनकी बुनियाद पे आपने कमजोर लोगों के हाथ पे टिकट दिए और अवाम को गुमराह कर रहे कि मैंने मेरिट के आधार पे दिया। अगर मेरिट का आधार यह था तो मैं दावे के साथ में कह रहा हूं कि मेरिट का आधार यह होना चाहिए था उम्मीदवार से कि आपको मराठी कितनी आती। अगर आप कारपोरेशन में जा रहे हो तो मराठी के बगैर आपका काम ही नहीं हुआ, और जिसको मराठी नहीं आती उसका कारपोरेशन से कोई वास्ता नहीं है। सही बात, मराठी आना जरूरी है। अगर आपका वास्ता अगर पड़ेगा तो सबसे पहले आपका एप्लीकेशन मराठी में जाएगा, आपका एजेंडा मराठी में जाएगा, जनरल बॉडी मीटिंग की पूरी प्रोसीडिंग मराठी के अंदर है, आपके पूरे मिनट्स मराठी के अंदर रहेंगे, आपके पूरे यानी कि आपका अर्थ संकल्प जो बजट है वो पूरा मराठी में है, आपके जितने भी कार्य जितने भी आपके वर्कआउट रहेंगे सब मराठी में है, आपके जितने एस्टिमेट बनेंगे सब मराठी में। आप जितने उम्मीदवारों से उन्होंने बहरे ना मेरिट के आधार पर लिए 400-500 लोगों ने इंटरव्यूज दिए, तकरीबन 300 से 400 लोगों ने। एक ने अगर कहा कि इस तरीके का सवाल उनसे होगा तो मैं मुजरू, मैं माजरत खा कि बराबर अपने मेरिट के आधार पर लिया, मैं गलत था। और अगर ये चीजें बुनियादी बातें अगर आपने नहीं पूछी फिर क्या कर रहे थे आप? बेवकूफ बना रहे थे लोगों को, झूठ बोल रहे आप कि मैंने मेरिट के आधार पर लिया। अगर मेरिट के आधार पर तुमने लिए तो मेरे टिकट का कटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आपको एक खौफ खाया जा रहा है कि आरिफ हुसैनी अगर चुन के आजाद क्यों, तो मालूम है 50,000 का जो है तो प्रभाव हो चुका है। और अल्लाह के फजल करम से हमने काम करके लोगों के दिलों में वो जगह बनाई, मजलिस ने वो कुव्वत और ताकत हमको दी कि हम गुमनाम नहीं है। और आपको ये पूरा यकीन था कि अगर आप टिकट दे तो आरिफ हुसैनी 50,000 के प्रभाग से चुन के आ जाएंगे, तो कल का ये आमदार का दावेदार ना बन जाए, इस खौफ के मारे आपने मेरे साथ नाइंसाफी की। यह है हकीकत जो आपको बता रहा हूं। लेकिन अभी शहर में जो है ना, देखा जा रहा है कि 2 गुट बन गए इमाम। एक तो इम्तियाज जलील और आपका, और एक नासिर सिद्दीकी साहब के जो गुट बन गए। बताता हूँ, प्रभाग नंबर 6 के अंदर इन्होंने जो टिकट दिए, सलीम सहारा साहब को टिकट दिए, इनका वार्ड से कोई ताल्लुक ही नहीं है इधर। उनका 90% वार्ड नेहरू नगर में कट के चला गया, हो गया। उसके बाद में उन्होंने दूसरा टिकट दिए है वसीम अहमद साहब को, जिनका तंजीमी ढांचे से उनको 1 पैसे का एक्सपीरियंस नहीं है। ओबीसी जिम्मे में आपने उनको टिकट दी थी। उसी के साथ साथ उन्होंने बाबा बिल्डर, अब बाबा बिल्डर इनके साथ के करीबी दोस्त, इनके हम नेवाला हम प्याला, इनके हर चीज के अंदर शामिल पेश, उन करोड़पति साहब को आपने टिकट दे दी। हमारा हक मार के
आप ये करोड़पतियों को, ये कमजोर लोगों को टिकट दे रहे जिनका माशरे में सियासी और सामाजिक काम करने का कोई तजुर्बा नहीं है। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। सलीम सहारा की बीवी को टिकट दिया गया, मेरी बहन है वो छोटी, उसी के साथ साथ में जो टिकट दिया गया है वसीम साहब का कोई तजुर्बा नहीं कारपोरेशन में काम करने का, खुले तौर पे मैं आपको कह रहा हूं। और उसी तरह बाबा बिल्डर में खानादार खातून बहन है, उनकी बहू जो उनकी जो भाभी खड़ी है, वो बेचारे को क्या कारपोरेशन की मालूमात है बताइए मेरे को। सिर्फ ये आपके नजदीक के है, ये आपके क्लोज है, अब नहीं मालूम आपके और इनकी क्या क्या खुरबत है। वही चर्चा चल अरे मैं तो हकीकत कह रहा हूं ना, आप जब तुमने हमारा हक मारे मेरिट के आधार पर कह रहे हो ना, मेरिट में कौन सी बुनियादी बातें होनी चाहिए, ये बातें होना चाहिए कि नहीं चाहिए। मैं आपको कह रहा हूं आज खुले तौर पे मेरिट के आधार पे सबसे पहला सवाल ये होना चाहिए कि कारपोरेशन का ये साल का बजट कितना है। एक उम्मीदवार से पूछे आपने, उनको खुद नहीं मालूम होगा, मैं बता रहा हूं 1000 करोड़ रुपए के ऊपर का बजट है। पानी की योजना के लिए कारपोरेशन आज कितनी मखरूज है, आपने सवाल पूछे क्या? आपको खुद नहीं मालूम, मैं आपको बता रहा हूं 700 से 800 करोड़ रुपए कारपोरेशन ने उधार लिए। कारपोरेशन के कर्मचारियों को तनख्वाह कहां से आती, कारपोरेशन डेवलपमेंट के काम कहां से? अरे मेरिट पे तो सवाल ये होने चाहिए ना। मेरे जैसे को अगर बिठाते ना तो ऐसा दूध का दूध पानी का पानी करके ऐसा मेरिट के लोग जिता के निकालता था कि जो पूरे हाउस को हिला देते थे और मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नाम आसमान पे चले जाता। बात कर रहे बोले मेरिट पे कर रहे, मेरिट पे कर रहे, मेरिट का मीनिंग समझती है? तो आरिफ हुसैनी साहब, ये जब 2 गुट हो गए, आपने तो फोटो भी निकाल दिए मुमताज जलील साहब का, तो आने वाले अभी समय में क्या एक हो सकते 2 गुट? देखिए साहब, असद अभी से सब हमारे कायब है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमारी जान है, लेकिन हम असद अवीसी साहब के पाबंद हैं और हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काम करेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया कि कैसे लोगों को टिकट दिया गया। अगर हम हमारा पैनल यहाँ खड़े नहीं करते तो कांग्रेस के लोग, राष्ट्रवादी के लोग कोई भी चुन के आ जाते थे, यहाँ तो बड़ा नुकसान हो जाता था। मैंने यहाँ पर पैनल डाला हूं और इंशाल्लाह हम जो चुन के आएंगे और इंशाल्लाह जीत के आ रहा है पैनल, हम ये तोहफा लेकर असद अवीसी साहब की झोली में डालने वाले। तो असद अवीसी साहब तो फिर पूरा इम्तियाज जलील साहब की तरफ ही है, उनका कुछ बयान अभी तक आया नहीं। मैं मेरे सदर के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकता, उनकी बात के आगे मैं कुछ नहीं बोल सकता। सदर मोहतरम बोलेंगे एक पैर पे खड़ा हो जाओ तो मैं एक पैर पे खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन अगर इनके हाथ में जो इख्तियार थे तो ये सवाल तो खड़े रहेंगे कि तुमने नाइंसाफी क्यों की और क्यों झूठ बोल रहे आप कि मैंने मेरिट के आधार पर चुना। मेरिट का क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया। मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि जितने लोगों ने इनके पास इंटरव्यूज दिए, जो बातें मैंने बताई उसमें से एक सवाल भी पूछेगा पूछ लो, और अगर किसी ने हाँ बोला मैं माफी मांगने के लिए तैयार। नहीं, वैसे तो किसने पूछा नहीं है सवाल, बिल्कुल सही बात है। क्या पूछ रहे थे? लेकिन अगर असदुद्दीन साहब ने बोले कि भाई इम्तियाज जलील साथ में चलो, फिर क्या करना? हमारी डिमांड ये है कि सबसे पहले उनको सदारत से हटाइए। उन्होंने पूरे महाराष्ट्र के अंदर तंजीमी ढांचे को कमजोर कर दिया, उनसे तंजीम नहीं संभल रही। मैं आपको बता रहा हूं, असेंबली का इलेक्शन जब से वो लॉस में आए हैं, वो बस हर किसी के ऊपर शक करके दुश्मनी कर रहे हैं। कारपोरेटर ने मेरे को, अरे हमने इतनी वफादारी से कहा, आज जो हमारा दिल जल रहा है, हमने कभी जिंदगी में नहीं सोचे थे कि हम इम्तियाज जलील साहब के खिलाफ बात करेंगे, लेकिन आज जो हमारा दिल जल रहा, आपने हमारा टिकट काटने के बावजूद हमने सारी चीजें जब्त कर ली थे, सफर कर लिए थे। 2 दिन के बाद जब उनसे जवाब तलब किया कि साहब कम से कम कुछ कारपोरेटर को तो आपने टिकट देना था, आप दिलाजारी वाला जवाब देते कि सबके सब गद्दार है, इन्होंने मेरे को धोखे दे के मेरे को हराया। क्या करना है हमने, बताओ फिर आप। यानी कि ईमानदारी वफादारी से पूरा काम करने के बाद अगर आप हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहे, बताइए ना कौन सी चीज में ये इलेक्शन से पहले, टिकट डिक्लेयर होने से पहले तक ऐसी हमने कौन सी हरकत करी जो आपकी शख्सियत को थोड़ी सी भी तकलीफ पहुंचा दे, आपके किरदार पे थोड़ी सी तकलीफ पहुंचा दे, या आपकी सदर पे थोड़ी सी तकलीफ पहुंचा दे? आपको पहले ही बता दिया कि पैराशूट से कुछ लोग उतरने वाले हैं, आपने उसको। मैं कह रहा हूं पैराशूट से जो उतरे तो सरासर गलत। अरे हमारे पास में आप जो पैराशूट से लोगों को दिया 8 से 10 लोगों को, अब वो लोगों की ना पार्टी को जरूरत है ना उनके पास में कोई सियासी तजुर्बा है, और बिल्कुल हमारा बोलना है कि पता ही नहीं, हमको अभी तक उसका जवाब ही नहीं मिल सकता कि इनको क्यों टिकट। आखिरी सवाल, अभी ये पैनल में जिस तरह समझो जो भी पैराशूट से उम्मीदवार उतरे, क्या ये जीत के आएंगे, क्या होने वाला है? देखिए मैं कह चुका हूं कि वो कमजोर है, और जीत के आने के बाद में जो पैराशूट से आया हुआ है वो उड़न तश्तरी की तरह उड़ जाने वाले हैं। अगर गलती से आते भी है तो वो मजलिस को ना ताकत देने वाले हैं ना मजलिस के साथ रहने वाले। मैं भी थोड़ा बहुत तजुर्बा रखता सियासत, हमारी भी नजर है ऐसी, अब किस किस के बोलने के ऊपर, किस किस के कहने के ऊपर। अभी हम अगर
अरे फिर अपन हम वोट ले रहे अपनों के और हम फरमान मान रहे हैं गैरों के, दिल आजारी अपनों की कर रहे हैं, गैरों की प्रस्तिश कर रहे हैं। बिल्कुल गलत बात है, सारी बातें गलत है। सर आपको कैसा लगता है कि 2015 में जब इलेक्शन हुए थे औरंगाबाद था, आज संभाजीनगर, ये एमआईएम की देन है? नहीं, एमआईएम की देन नहीं। देखो एक चीज तो हो सकती है कि देखो सच्चाई को मानने में कोई इनकार नहीं है कि 2014 के अंदर जब पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ तो पार्लियामेंट के इलेक्शन के अंदर दलित समाज का मजलिस के ऊपर बहुत बड़ा एहसान है कि ईमानदारी से उन्होंने हमारे ऊपर एक सियासी एहसान किया है, सियासी उपकार किया है कि हमको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उन्होंने 40 साल के बाद जिताने में मदद की। लेकिन जब दो ताकतें एक होकर जब हम मुंतखब हो गए तो फिरका परस्त ज़हनी तासुब रखने वालों को लिए तो अचंभे की बात थी, ये सरप्राइज था कि ये क्या हो गया। इस बॉक्स के अंदर उन्होंने ये संभाजीनगर और औरंगाबाद का शोशा उठाया और उसकी सियासत के भेड़ ये हमारा शहर चल गया। इस चीज को मानने में क्या इनकार है? बिल्कुल इस चीज में कोई बुराई नहीं मानने में।